एक कपल शादी के बाद हनीमून के लिए अपने घर से 2400 किलोमीटर दूर जाता है और पति पत्नी काफ़ी इंजॉय कर रहे थे और हर पल पल का अपडेट अपने घर वालों को ये दोनों लोग दे रहे थे। लेकिन इसी बीच एक दिन जो लड़की थी वह अपना सास से बात कर रही थी और उस वक्त नेटवर्क कट रहा था। सास से थोड़ा बहुत बात करती है और बोलती है कि माँ नेटवर्क कट रहा है, मैं थोड़ा देर के बाद फ़ोन करूँगा और मैं ऊंची खाई से नीचे उतर रहा हूँ। माँ बोलती है संभल के बेटा, तुम लोग जल्दी से घर लौट जाओ, तुम लोग का बहुत याद आ रहा है, बहुत चिंता भी हो रहा है। उसके बाद लड़की बोलती है ठीक है माँ, मैं 1 से 2 दिन में घर लौट जाऊँगा, और यही कहकर लड़की फ़ोन रख देती है। उसके बाद से दोबारा कभी नहीं उधर से फ़ोन आता है, नहीं इधर से लगता है। फिर लड़का का भाई और लड़की का भाई दोनों लोग अपने अपने लोग को ढूंढने के लिए निकलते हैं, तो कुछ ऐसा मिलता है उन लोग को जिसका लोगों ने कभी कल्पना नहीं किया था। और जिसको ये खबर मिलती है, सारा लोग का अंदर एक झटका सा लगता है कि शादी होके मात्र 20 दिन बीते हैं और ये दोनों के साथ क्या हो गया। लड़का का माँ को नहीं बताया जाता है। पता चलने के बाद रो रो कर उनका बुरा हाल हो जाता है। कहानी में आगे बढ़ने से पहले नमस्कार, आप देख रहे हैं द रियल क्राइम और मैं आपके साथ रंजीत गुप्ता। आप लोग को अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट करके यह ज़रूर बताएं कि आप वीडियो कहां से देख रहे हैं और यह वीडियो में जो घटना दिखाया गया है वो क्या सही हुआ है व्यक्ति के साथ या गलत हुआ है। मध्य प्रदेश के इंदौर शहर में एक कारोबारी रहा करता था, ट्रांसपोर्ट का कारोबारी करता था, जिसका नाम राजू रघुवंशी होता है। राजा रघुवंशी का शादी 11 मई 2025 को होता है और उसके बाद ये लोग प्लानिंग करते हैं कि हम लोग को हनीमून के लिए कहीं बाहर जाना चाहिए। उसके बाद लड़की प्लानिंग करके फाइनल करती है कि हम लोग को मेघालय जाना चाहिए, वहाँ माँ कामाख्या देवी मंदिर का दर्शन हो जाएगा और वहाँ से कुछ अद्भुत नज़ारा देख लेंगे। वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा बारिश होता है और वहाँ का जो नज़ारा होता है काफ़ी ज़्यादा पहाड़ी है और जो वहाँ के पेड़ पौधे हैं वह काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत लगते हैं। ये लोग प्लानिंग करने के बाद 2 टिकट करवाते हैं प्लेन के और सीधे पहुँच जाते हैं मेघालय। उसके बाद वहाँ माँ कामाख्या देवी मंदिर में ये लोग दर्शन करते हैं और फिर एक स्कूटी लेते हैं एक्टिवा रेंट पर और घूमने के लिए निकल जाते हैं। पहले तो ये लोग गाइड लेते हैं, गाइड करने वाला जो बताता था जगह को विस्तार से, लेकिन कुछ दूर उसको साथ ले जाने के बाद ये दोनों बोलते हैं कि हम लोग घूम लेंगे, से आप यहाँ से लौट जाएं। यह बात सुनने के बाद गाइड लौटने का फैसला करता है और फिर ये लोग जो उसका भाड़ा होता है वह दे देते हैं और गाइड वहाँ से लौट जाता है। और धीरे धीरे ये लोग लोकेशन के माध्यम से आगे बढ़ रहे थे और अद्भुत नज़ारा का एंजॉय भी कर रहे थे। एक जगह पार्किंग था और पार्किंग में एक्टिवा को पार्क करके एक पहाड़ था जिस पे चढ़ने के बाद वहाँ झरना था। वह झरना देखने के लिए ये लोग पहाड़ पे चढ़ते हैं और झरना देखकर लौट रहे थे, तभी जो लड़की के सास थी वह अपना बहू के पास फ़ोन लगाती है और बोलती बेटा तुम कहाँ हो। वो हाँफते हुए बोलती है कि माँ एक मैं पहाड़ से नीचे उतर रहा हूँ और काफ़ी ज़्यादा मज़ा आ रहा है। और सास बहू से बोलती है कि बेटा तुमने एकादश के व्रत रखा है कि नहीं। बहू बोलती है हाँ माँ, मैं घूमने फिरने के चक्कर में एकादश के व्रत नहीं तोड़ने वाला हूँ। उसके बाद सास बोलती है कि बहू कुछ तुमने खाया कि नहीं। बहू बोलती है मैं तो अन्न कुछ भी नहीं खाया हूँ, लेकिन एक जगह पे चाय पी रहा था, वहाँ चाय में सिर्फ पानी था। सास बोलती है कि बेटा कहीं पर रुक के फल वगैरह खा लेना। बहू बोलती है कि माँ यहाँ खाने लायक कुछ ऐसा चीज़ ही नहीं है, सारा कुछ इधर का बेकार है बस। बहू बोलती है माँ मैं बहुत जल्द ही लौट जाऊँगा, इधर का कुछ भी ठीक नहीं है। उसके बाद बहू बोलती है कि माँ इधर नेटवर्क इशू है और आवाज़ भी आपका कट कट के आ रहा है। उसके बाद सास बोलती है कि अपना ध्यान रखना और सास फ़ोन रख देती है। उसके बाद दोबारा जब अगला दिन सास फ़ोन लगाती है तो फ़ोन लगता नहीं है और ये लोग का फ़ोन अपना घर पे जाता नहीं है। ये फिर घर वालों को काफ़ी ज़्यादा चिंता होने लगता है। 2 दिन बीतने के बाद फिर लड़की के भाई और लड़का का भाई फैसला करते हैं कि हम लोग जाएंगे वहाँ और पुलिस के माध्यम से अपने भाई और अपना बहन को ढूंढेंगे। उसके बाद ये लोग मेघालय जाते हैं और वहाँ लोकल पुलिस के इन्फॉर्म करते हैं और सारा कुछ बताते हैं। लोकल पुलिस पूछती है इन दोनों से कि जो उन लोग पिक्चर्स यानी फ़ोटो जो खींचे हैं वो फ़ोटो आप लोग के पास भेजे थे क्या। लड़का के भाई बोलता है कि हाँ साहब, हमारे पास हमारा भाई काफ़ी सारा फ़ोटो भेजा है। उसके बाद एक एक करके हर फ़ोटो पुलिस को दिखा रहा था
तभी एक फ़ोटो ऐसा था जिसमें एक्टिवा के साथ जो स्कूटी था उसके साथ ये दोनों कपल खड़ा थे। एक्टिवा का नंबर भी दिख रहा था और उसमें एक मोबाइल नंबर लिखा हुआ था जो एक्टिवा को भाड़ा पर दिया करता था। उस नंबर पे लड़का का भाई फ़ोन लगाता है तो बोलता है कि मेरा स्कूटी वो लोग लेके गए हैं लेकिन वापस नहीं किए हैं। उसके बाद वहाँ उस जगह के बारे में पूछा जाता है कि भाई तुम कहाँ पर हो? उसके बाद स्कूटी वाला के पास लोकल पुलिस जाती है और उसके साथ ये दो जो लोग खोजने के लिए गए थे वो लोग जाते हैं। स्कूटी वाले से पुलिस पूछते हैं कि स्कूटी का कुछ अता पता है क्या, लेकिन स्कूटी वाला बोलता है कि कोई अता पता नहीं है। उसके बाद पुलिस तस्वीर के माध्यम से हर लोग से पूछ पूछ कर राजा रघुवंशी का और उसकी पत्नी सोनम का खोजबीन कर रही थी। तभी एक लावारिस अवस्था में स्कूटी मिलता है और जब पुलिस को बताया जाता है तो पुलिस उस जगह पे जाती है। तो जब नंबर मिलाती है स्कूटी का तो जो फ़ोटो में स्कूटी का नंबर था और जो लावारिस स्कूटी था ये दोनों का नंबर मैच कर जाता है। पुलिस उस स्कूटी को कब्जे में लेकर पुलिस स्टेशन लेकर आती है और खोजबीन जारी रखती है। तभी और पुलिस के कई टीम वहाँ पे जुटते हैं, एनडीआरएफ का टीम भी जुटते हैं और ड्रोन के माध्यम से और कई नुस्खे से जंगल के छानबीन करते हैं। तभी पहाड़ी से देखते हैं कि खाई में कुछ कपड़े का हिस्सा है। उसके बाद जब पुलिस वहाँ उतरती है तो देखती है कपड़े का कुछ हिस्सा है और एक बगल में लाश है और फिर और लोग को इन्फॉर्म करती है पुलिस। तो सारा जब पुलिस वहाँ पहुँचती है तो देखती है कि एक लाश है जो कि डिकम्पोज हो चुका है, यानी 10 दिन का ऊपर हो गया था वह लाश का और वह लाश को पहचान पाना मुश्किल था, काफ़ी ज़्यादा सड़ गया था। उसके बाद उस लाश को ऊपर लाया जाता है और राजा रघुवंशी के भाई को उस लाश को दिखाया जाता है। पहले तो वह लाश देखकर उसका भाई को कुछ समझ में नहीं आ रहा था। जब हाथ देखता है तो उसमें राजा लिखा हुआ था। उसके बाद उसका भाई रोने लगता है और बोलता है भाई साहब यही मेरा भाई है। पुलिस उस बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेज देती है और सोनम की खोजबीन करती है। सोनम को कहीं पता नहीं चलता है। उसके बाद उस बॉडी को पोस्टमार्टम होने के बाद उस बॉडी को भेज दिया जाता है राजा रघुवंशी के घर और इधर राजा रघुवंशी का 4 जून को अंतिम संस्कार कर दिया जाता है। और राजा रघुवंशी के पोस्टमार्टम रिपोर्ट में आता है कि राजा रघुवंशी के सर पे और शरीर पे कई बार धारदार हथियार से वार किया गया, यानी कि यह जो केस है वह पूरा पूरी मर्डर के है। और जहां राजा रघुवंशी का डेड बॉडी मिला था वहां पर एक नारियल काटने वाला हथियार मिला था। उससे भी पुलिस शक जता रही थी कि यह राजा रघुवंशी का मर्डर है, लेकिन पुलिस कातिल तक नहीं पहुंच पाई है। और राजा रघुवंशी के घर वालों का कहना है कि कातिल कौन है और हमारा बेटा क्या किसी का क्या बिगाड़ा था। खैर राजा रघुवंशी का लाश भी मिल चुका है, लेकिन जो सोनम है उसका अभी तक लाश भी नहीं मिला है। अभी भी मेघालय के उस हिल स्टेशन पे सोनम का तलाश जारी रखी हुई है। आगे का अपडेट आप लोग को फिर से बताया जाएगा। इस कहानी में इतना ही। यह कहानी सुनाने के मेरा मकसद किसी के भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं है, बल्कि सभी के जागरूक करना है। इस कहानी में इतना ही। जय हिंद, जय भारत।